हाय बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो बच्चों, इस वीडियो में मैंने जो पी ब्लॉक और पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जितने भी ये एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना, चाहे आयनेशन एंथैल्पी हो और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वगैरह वगैरह, ये जितने भी टॉप कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैंने कंसाइज करने की कोशिश की है। और इसको अगर आप पढ़ लेंगे, बाय हार्ट याद कर लेंगे, आई गारंटी यू कि आपके क्वेश्चन इनमें से पक्का कोई ना कोई कंसेप्ट पे रिपीट हो जाएगा। कंसेप्ट की बात होती है ना जब इन क्वेश्चंस को करते हैं। डीएफ एंड ब्लॉक के नहीं है। और ऐसे ही मैं दूसरी वीडियोस टॉपिक्स पे जैसे एटॉमिक साइज वगैरह हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसके मैंने कंसाइज अलग अलग लिस्ट बनाई ताकि आपको ईजियर रहे चीज़ों को याद रखना। ओके, सो आई होप फॉर द बेस्ट और लेट्स जस्ट स्टार्ट। ओके, Given below are two statements. So assertion and reason based question है. So first है the first ionization enthalpy decreases across a period. यानी इसका मतलब ये है कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल, ये कह रहे हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो रही है। ये एक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और एक्चुअली में जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। ये इसका रीजन जो है या क्यों होती है, इसको समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। देखिए, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, स्पेसिफिकली फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, जब भी किसी भी आपको गैसियस एटम में से गैसियस स्टेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गैसेस यूज करोगे। सोडियम है बेसिकली, उसका जब कुछ एनर्जी देके सोडियम गैसेस स्टेट में होता है, क्योंकि बेसिकली जब आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एटम शुड बी इन गैसेस स्टेट, करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल कोई एटम है, उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी करते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, राइट, आफ्टर जब फर्स्ट निकल चुका हो। नाउ ये लेफ्ट टू राइट जनरली क्या करते हैं, जो ट्रेंड रहता है, देखिए मैं ये आपको एक जनरल ट्रेंड बता रहा हूं। ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस, लेकिन जनरल ट्रेंड क्या होता है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, एंड डाउन द ग्रुप जब जाते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। अब इसका रीजन ये होता है कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपको ये पता होगा कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों होता है? देखिए क्या होता है, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो जो एटम्स जा रहे हैं, जब फॉर एग्जांपल कार्बन से नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, जब ऐसे जा रहे हो आप, तो जो इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, जो या नंबर ऑफ शेल्स है, इन सब में सेम है। सिर्फ और सिर्फ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कार्बन में है, नाइट्रोजन में एक और ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन में एक और ऐड हो जाएगा, और साथ ही साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से ऑब्वियसली एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। नाउ अब क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो जो होल्ड है इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का, वो लेफ्ट टू राइट जा रहे में इंक्रीज हो रहा है। अब क्योंकि फोर्स जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज हो रही है, तो एनर्जी भी ज्यादा रिक्वायर होगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ना, क्योंकि उसको टाइट पकड़ रखा है उसने, आपको ज्यादा पावर चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। एंड सिमिलर जब डाउन द ग्रुप जाते हो, साइज नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, तो जनरली इलेक्ट्रॉन को निकालने में डाउन द ग्रुप एनर्जी कम चाहिए होती है। समझ में आया गाइस? ये इसका एक्सप्लेनेशन है, यानी द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवेज द शील्डिंग अक्रॉस द पीरियड। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो जो आपका करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस कुछ हो सकते हैं, उसको नहीं, ये जनरल ट्रेंड की बात हो रही थी। ओके, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म Mg2+ फ्रॉम Mg इज मच हायर देन दैट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस Mg+। ठीक है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड है। देखिए, वी नो कि जब Mg में एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, तो आपका Mg+ बनता है, और जब एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे आप तो आपका Mg2+ बन जाता है। लेट जस्ट से कि ये IE1 हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी 1, एंड दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी 2। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा, या जो कहूँ तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं, वो जनरली IE1 से ज्यादा ही होती है। अब इस क्वेश्चन में ये कहा है कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू फॉर्म Mg+, ठीक है, Mg2+ इज ग्रेटर देन Mg+। यानी इन्होंने क्या है कि ऑब्वियसली
Mg को जो Mg प्लस किससे बना है, IE1 से। Mg2 प्लस किससे बना है, पहले एक इलेक्ट्रॉन IE1, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यानी IE2। तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर है, समझ रहे हो। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। दूसरा है रीजन की Mg2 प्लस इज ए स्मॉल आयन एंड कैरी मोर चार्ज देन Mg प्लस। नाउ पहले तो ये देखते हैं क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए ऑब्वियसली जब आप मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2, Mg प्लस में ये तो सेम रहेगा, ये 3s1 हो जाता है। और Mg2 प्लस में यहाँ पे 1s2 2s2 2p6। ठीक है, पहली बात तो आप देखें कि Mg2 प्लस में एक जो थर्ड शेल है पूरा का पूरा हट गया। ठीक है, जो चार्ज है इसमें अभी भी जो न्यूक्लियस चार्ज है वो रिमेन सेम, इसमें भी इसमें भी इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था, एक शेल कम भी हो गया और यहाँ पे जो आउटर मोस्ट जो शेल पे है वो एक्सेसिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पे आ रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी कम हो रहे हैं और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियर चार्ज की वजह से वो इंक्रीज हो रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है, जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बेसिकली अट्रैक्शन है, जो न्यूक्लियस चार्ज का अट्रैक्शन है फ्रॉम टू विद इट्स सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, और इस वजह से क्या है, साइज छोटा होता जा रहा है और प्लस जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी मुश्किल होता जाएगा निकालना। इसी वजह से IE2 क्या है, ग्रेटर देन IE1। कि देखो इसमें एक निकाल लिया, अब एक इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया लेकिन न्यूक्लियस चार्ज बढ़ गया, अब इसको निकालने में और कठिनाई आएगी कंपैरिजन विद दिस। समझ में? आई होप आपको गाइज ये समझ में आ गया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडा है। तो फिलहाल रीजन आर इज करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है कि इसी वजह से इस स्मॉल आयन होने की वजह से भी चार्ज बढ़ जाता है और दैट इज वाई जो आयनेशन एनर्जी है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव दिस एक्स्ट्रा दिस इलेक्ट्रॉन, वो भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। For elements B, C, N, lithium, beryllium, oxygen, fluorine, the correct order first ionization enthalpy is। देखिए वैसे तो एक जनरल ट्रेंड ये रहता है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होती रहती है क्योंकि साइज बढ़ता जाता है। ओके, ये एक तो जनरल ट्रेंड है फिलहाल। तो इसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं, जब मैं बात कर रहा हूं, देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जब मैं इनकी बात कर रहा हूं तो ये मुझे पता है लिथियम हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप में और फ्लोरीन हो गया आपका 17th में हेलोजन में। तो ये तो देखिए एक फैक्ट हो गया कि फ्लोरीन विल बी द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ देम ऑल। ठीक है, तो फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लिथियम सबसे लेस मेटालिक भी है ऑब्वियसली। ठीक है, अब इतना अगर पता है तो फिलहाल इसके अकॉर्डिंग आप आंसर देखने की कोशिश करें। फ्लोरीन को इसमें सबसे लेस बताया तो ये तो वैसे ही कट गया। अब इसमें फ्लोरीन ज्यादा है, लिथियम। अब देखिए, अब इंटरनल का आपको देखना है। इंटरनल कैसे देख सकते हो, बहुत इजी है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करके। सो ये हो गए इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट शेल के, लिथियम टू फ्लोरीन। अच्छा, लिथियम को तो मैंने कह दिया भैया बहुत मिनिमम चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको निकालना, और फ्लोरीन को बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। फ्लोरीन एक हैलोजन है, वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है ये। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। अब यहां से देखिए बेरिलियम और बोरोन को जब आप कंपेयर करते हो, बेरिलियम में देखिए स्टेबल है इसका S, और इसको इलेक्ट्रॉन निकालने में इसकी बेसिकली अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल कन्फिग्रेशन है इसका, और उसको मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बट ऑन द अदर हैंड जब इसको आप देखते हो, इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान रहेगा और ये स्टेबल कन्फिग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए बेरिलियम बोरोन लगभग बराबर में ही है, तो इनकी नियर ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है। तो इस केस में क्योंकि इसमें एक निकालना ज्यादा रहेगा, इसमें एक बहुत आसानी से निकल जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि बोरोन कम है देन बेरिलियम। समझ में आपको? जब मैं बोरोन कार्बन में तो कोई कंपैरिजन ऐसा रहेगा नहीं, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकल जाएगा और इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन है तो ये भी निकल जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ ठीक है, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब पड़ता है कार्बन नाइट्रोजन में। अब मुझे ये पता है, देखिए कार्बन ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन नाइट्रोजन
हाफ फील्ड बन रहा है इसका सबशेल पी ब्लॉक का, पी का, तो इसमें से अगेन एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। ठीक है, कार्बन से तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन हो सकता है इसका ऑक्सीजन से। अब इसमें अगर आप देखोगे नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन निकालना, यानी हाफ फील्ड जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उससे मैं अनस्टेबल बढ़ कर रहा हूं। लेकिन अगर इसमें देखोगे जो मैंने इसमें केस बनाया था बेरिलियम बोरोन में, सेम इसमें बन रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालना और हाफ फील्ड हो जाएगा और ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो वी कैन से कि इसमें ठीक है, हो सकता है कि ऑक्सीजन ज्यादा है देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लेस होगा देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की आयनिशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो अगेन बचा फ्लोरीन। तो ऑर्डर क्या बना आपका? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ गाइस, इन क्वेश्चंस को ऐसे ही आपको लॉजिक्स लगा के करना रहता है। समझ में आया गाइस? ठीक है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। तो देखिए स्टेटमेंट 1 है कि फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ पीबी इज ग्रेटर देन 10 एंड द फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ जर्मेनियम इज ग्रेटर देन ऑफ सिलिकॉन। देखिए इसको थोड़ा सा या तो आपको अगर याद है गाइस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग है तो ये ठीक हो सकता है, नहीं तो वैसे कैसे देखोगे आप? देखिए कार्बन, सिलिकॉन, ग्रुप 4 जो एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। सो ग्रुप 4 एलिमेंट्स में या किसी भी दूसरे ग्रुप्स में जनरली क्या होता है, डाउन द ग्रुप आपकी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। करेक्ट, यानी जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी निकलेगी वो ज्यादा होती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि एक एक शेल ऐड होता रहता है, न्यूक्लियस से दूर भागते रहते हो तो वो थोड़ा एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। करेक्ट, अभी डाउन द ग्रुप मैंने कहा डिक्रीज होगी, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक याद एक्सेप्शन भी आ जाता है, जैसे ये डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अगर आप इसको डेटा वाइज भी देखोगे तो ये 1086 किलो जूल पर मोल में अगर मैं देखूं, ये 786, ये 761 देखेंगे आप तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जा रही है। अगेन ये 708 हो गई, लेकिन इसमें क्या है 715 किलो जूल पर मोल। तो टिन की क्या है, एक तरह से जर्मन नीचे तो गिर रही है लेकिन टिन से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। करेक्ट, समझ में आपको? तो यही इसी पे ही बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिया इन लोगों ने। तो फर्स्ट आयनिशन एंथैल्पी ऑफ लेड is greater than that of tin. This is correct statement. The first ionization energy of germanium, right, is greater than of silicon. This is incorrect. तो उसका मतलब statement was true, but statement 2 is false. यानी option number 1 is your correct answer. Given below are 2 statements. देखिए statement 1 है कि both metal and non-metal exist in P and D block elements. Now guys, इसमें अगर आप बहुत basic भी आपने पढ़ा होगा periodic table या NCERT में भी, बिल्कुल statements डायरेक्ट लिखे हुए हैं उसमें। ओके, देखिए वैसे भी जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली क्या देखते हो कि NS2 NP1 से लेके NS2 NP6 तक होता है जनरली, और ये ग्रुप 13 से 18 तक लाई करते हैं। लेफ्ट पोर्शन जनरली पीरियोडिक टेबल में मेटल्स का होता है, और जैसे वो राइट में आते हैं वो जनरली नॉन मेटल्स आ जाते हैं। मैं अभी पी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, तो फिलहाल तो ये तो है कि जो मैं पी ब्लॉक की बात करता हूं तो इसमें बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं। बात है डी ब्लॉक की। ओके, नो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वे सब के सब ऑल आर मेटल्स ओनली। अब ये ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं ऑल आर मेटल्स। ठीक है, यानी देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली क्या होता है, n-1 d1 to 10 NS 0 से 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा जाता है। तो क्या होता है, जो डी ब्लॉक है ऑल आर मेटल्स बट ऑल दीज मेटल्स आर नॉट ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, समझ रहे? एक्सेप्शन क्या हो जाता है, जैसे जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इस पे काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, नाउ फिर ये बिकॉज इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है, वो अलग बात है। लेकिन इसमें क्या है, डी ब्लॉक में सभी के सब मेटल्स ही होते हैं, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो चाहे कोई सी स्टेट में हो, लेकिन सब के सब आर मेटल्स। ओके, सो फिलहाल इसमें क्या हो गया, बहुत मेटल नॉन मेटल एग्जिस्ट इन पी एंड डी ब्लॉक। ये पी में तो करता है, डी में नहीं करता, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। अब मैं अगली स्टेटमेंट की बात देखूं तो नॉन मेटल्स हैव हायर आयनेशन एंथैल्पी एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मेटल्स। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है। आयनेशन एंथैल्पी बेसिकली है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम।
ओके, नाउ जब आप मेटल्स की बात करते हो तो इसमें जनरली जो न्यूक्लियस अट्रैक्शन होता है ये बेसिकली 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स या 3 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इनमें जनरली रहते हैं आउटर मोस्ट शेल में, करेक्ट। और ये इजीली डोनेट कर देते हैं बिकॉज ऑफ इनके कंपैरिजन में, नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में अगर मैं सेम पीरियड की बात करूं इस पे न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा कम होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इन पे कम होता है। नॉन मेटल्स में जैसा पीरियड में राइट लेफ्ट टू राइट भी जाते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, और इस वजह से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है इज हायर ऑल्सो। अब इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है टू रिमूव एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी आउटर मोस्ट शेल, एंड दैट इज वाई जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इज हाई फॉर इन केस ऑफ नॉन मेटल्स। अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये कार्बन और फॉर एग्जाम्पल Cl की बात करता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, जो बॉन्ड है, तो क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स। अब मैं क्या कहते हैं, हम जनरली ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं कि भैया क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका बॉन्ड का अपनी तरफ खींच लेता है, करेक्ट। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। नाउ जो नॉन मेटल्स है वे जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं बिकॉज जनरली क्या होता है इनके आउटर मोस्ट शेल में इनको 5, 6, 7 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनको इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना होता है टू अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। मेटल्स तो क्या होता है कि जनरली उन्हें डोनेट करना होता है टू अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो इसलिए उन्हें जरूरत भी नहीं होती। समझ में आएगा गाइस। तो इसके लिए नॉन मेटल्स हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मेटल, दिस इज करेक्ट। सो मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है इज योर फाइनल आंसर। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी of group 14 elements is higher than the corresponding elements of group 13। यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 14 की जो है वो हायर है देन 13। नाउ देखिए ग्रुप 13 यानी बोरोन एल्यूमिनियम वाले जो हैं उनका NH2 NP1 ही हो गया आउटरमोस्ट शेल का कॉम्बिनेशन, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं टोटल 2+1 है ना। और जो ग्रुप 14 है जैसे कार्बन सिलिकॉन वाले उसमें NH2 NP2 हो जाता है। ऑब्वियसली आयनाइजेशन एंथैल्पी जब बात करते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इनफैक्ट कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो आउटर मोस्ट शेल में से तो उसमें कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, दी जाती है ना। इलेक्ट्रॉन को देखो, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तभी तो एक्साइट होगा, तो उसको क्या बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, और वो पहले को वो निकालोगे तो फर्स्ट। अब इसमें जैसे पहले इलेक्ट्रॉन को निकालोगे ध्यान से देखना, अभी NH2 हो जाएगा एंड NH2 इज वेरी स्टेबल, लेकिन ऑन द अदर हैंड अभी ये है NP2, लेकिन अब NH2 NP1 आ जाए, इस पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा क्योंकि इट विल एक्वायर अ स्टेबल स्टेट। तो इसमें ये जो ग्रुप 13 है ये आतुर है, ये तो कहता है भाई सुन ले मैं पैसे लगा दूंगा तू अपना काम कर ले जल्दी। ग्रुप 14 कह रहा भाई तू पैसे लगाना लगा, मेरा तो कुछ होने नहीं वाला वो वाली बात हो गई। तो ग्रुप 13 कह रहा बस तू भाई लगा दे, तू बैठ जाइए दुकान पे, मैं पैसे लगा दूंगा बस। ये इतना आतुर है क्योंकि उसे पता है स्टेबिलिटी आ जाएगी इसकी। तो ग्रुप 13 कम ही एनर्जी लेगा, ये ज़्यादा एनर्जी लेगा, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। अगला है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर इन ए जनरल मच हायर देन दोज द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14, ठीक है। देखिए ये क्या है ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, देखिए इसे क्या है कि जनरली जो ये MP एंड BP वाले कंसेप्ट होते हैं ना, इसमें हमेशा इन क्वेश्चंस को आप ऐसे सोल्व किया करो। सबसे पहले तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कंसिडरेशन में लाया करो, उसके बाद अगर इससे नहीं हो रहा कुछ प्रॉपर रिजोल्व तो आप मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास इस पे देख लिया करो, और अगर उस पे नहीं रिजोल्व है उसके बाद शेप ऑफ मोलिक्यूल्स, शेप और जो भी इनके होती है। अगर IMF मतलब जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उसका हायर MP एंड BP। अगर ये से नहीं रिजोल्व हो रहा है कि मतलब सेम फोर्सेस हैं या जैसे वंडरवॉल्ड फोर्सेस ही हैं सेम, या सभी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ऐसे, और तो उसके बाद नीचे आओ मोलिकुलर मास पे। अगर मोलिकुलर मास भी सेम है तब शेप, जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शेप पे आ जाते हैं, लेकिन इसमें एटॉमिक मास है, मोलिकुलर मास। अब जब आप ग्रुप 13 ग्रुप 14 की बात करते हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोरोन
और कार्बन की बात करूं, अभी 13 में है और यहाँ से इधर गया, या फिर जनरली एल्यूमिनियम से आगे गए। अगर इसमें देखोगे लेफ्ट टू राइट में जो एटॉमिक मास है वो इंक्रीज हो गया ऑब्वियसली। जब एटॉमिक मास इंक्रीज हो गया तो आंख बंद करके सोच लो कि भैया सुन, मॉलिक्यूलर का मास इंक्रीज हो रहा है, ये एटॉमिक मास, तो एमपी या बीपी भी इंक्रीज हो। बस ये इसका ऐसा फंडा याद कर लो बच्चों। तो अब ये कहना कि जो ग्रुप 13 का है आर इन जनरल हायर देन 14, दिस इज इनकरेक्ट। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट 2 बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे दिया हुआ है कि फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप एंड ऑक्सीजन हैज लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। देखिए कुछ स्पेशल ट्रेंड्स होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, लेकिन इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि जो एनर्जी चेंज होता है टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि एक किसी भी एक्स में एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो और एक्स नेगेटिव बन रहा है तो उसमें जो एनर्जी चेंज होता है उसको आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हो। नाउ जो ये डेल एच है कैन बी पॉजिटिव या डेल एच कैन बी नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव है तो वो ऑब्वियसली एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाया जाएगा और नेगेटिव है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाया जाएगा। ऑब्वियसली ये समझ मारा। नाउ जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल एच, इसका मतलब जो इजीनेस है टू ऐड इलेक्ट्रॉन वो भी ज्यादा होगी। ये ध्यान रखना, जितना ज्यादा नेगेटिव। अब यानी मैं ये सोचूं कि नेगेटिव वैल्यू जा रही है इधर, ओके 0, और ये पॉजिटिव, अगर मैं समझाने के लिए बोलूं तो यानी लेफ्ट टू राइट जो इजीनेस है वो डिक्रीज हो रही है। यानी अगर डेल एच पॉजिटिव है इसका मतलब जो एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत ज्यादा टफ होगा। जैसे नोबल गैसेज होती है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। अब उसमें ऑब्वियसली आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट ऑक्टेट होता है उनका। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन बनाना होगा तो वो आउटर उसका एक अगले शेल में ही करना पड़ेगा और वो बहुत ही ज्यादा टफ होता है। दैट इज वाई बहुत ज्यादा एक्सेसिव एनर्जी रिक्वायर होती है उस केस में, ठीक है। नाउ जब मैं ग्रुप फ्लोरीन के ग्रुप की और ऑक्सीजन के ग्रुप की बात करता हूं तो इसमें देखिए ये एक्चुअल में जो ट्रेंड फॉलो होता है वो ये होता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अगर आप गौर से देखो तो जनरली जो मैं जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूं, अभी ये तो एक्सेप्शंस हो गए ना। जनरल ट्रेंड जब क्या होता है, डाउन द ग्रुप अगर आप जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो अगर मैं वैल्यू करूं डिक्रीज होती जा रही है। नेगेटिव साइन को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, वैल्यू उसकी बेसिकली डिक्रीज हो रही है। या यूं कहूं तो डाउन द ग्रुप लेस नेगेटिव होती जा रही है। इस केस में भी अभी इसको छोड़ो, आप इसको एक्सेप्शन को छोड़ो, ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड लूं तो डाउन द ग्रुप जैसे सल्फर यहां तक TePO तक लेके सब में डिक्रीज हो रही है ऑब्वियसली, करेक्ट। तो यानी डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो थोड़ी डिक्रीज होती रहती है, वैल्यूज है ना, नेगेटिव लेस नेगेटिव। अब क्या होता है इसमें जो ग्रुप में क्या होता है, अगर आप देखोगे जो फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन है वो देखिए फ्लोरीन में तो क्या है कि क्लोरीन से कम है और उसके जो ब्रोमीनो आयोडीन और आगे हो जाते हैं उनका क्या होता है, उनसे फ्लोरीन की इन सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन क्या है बेसिकली क्लोरीन से ही कम है और इन सबसे ज्यादा है। लेकिन ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, सबसे कम हो जाती है उसकी। फ्लोरीन को अगर आप कहोगे लीस्ट है, वो लीस्ट नहीं होती, ओके, लेकिन ऑक्सीजन के केस में लीस्ट होती है। देखिए इनको समझाने के लिए सबसे पहले बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यूज है। लेकिन वाई ये जो जनरल ट्रेंड फॉलो होता है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज, वो फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में और ऑक्सीजन सल्फर के दोनों केस में क्या डिफरेंस आ जाता है, अगर हम उसको समझ लें तो हमारा काफी आसानी हो जाएगी। देखिए इन दोनों को एक्सप्लेनेशन में मेन जो रोल है वो यही है जो इनके स्मॉल साइज का होता है, ठीक है। जैसे स्मॉल साइज है, ओके, या तो फ्लोरीन की बात कर लूं या ऑक्सीजन की, और इस केस में जो लार्जर साइज होता है क्लोरीन का या सल्फर, ऑब्वियसली ऑक्सीजन से ज्यादा साइज होता है सल्फर का, एंड सिमिलरली फ्लोरीन का क्लोरीन से। जब आप स्मॉल साइज की बात करते हो, देखिए इस आउटर मोस्ट शेल में फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ओके, एंड ऑक्सीजन में वही बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें टोटल। तो आउटर मोस्ट शेल में फ्लोरीन और क्लोरीन में सेम इलेक्ट्रॉन्स है, सिमिलरली ऑक्सीजन और सल्फर में सेम इलेक्ट्रॉन्स है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसमें जिस शेल में बढ़ रहे हैं
क्लोरीन में वो आगे वाले शेल में बढ़ रहा है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2s में भर रहा है, सेकंड शेल में भर रहे हैं, और ये थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं। सिमिलरली इसमें सेकंड शेल में भर रहे हैं, इसमें थर्ड शेल में बढ़ रहे हैं। यानी अगर मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं आउटर मोस्ट शेल में फ्लोरीन की, तो वे थोड़े से कंजस्टेड है। मतलब समझो, अगर मैं इसमें भरने हैं मुझे 7 लोग, या इसमें मुझे बिठाने हैं 7 लोग, तो इसमें स्पेस ज्यादा है ना, इसमें स्पेस कम है। अब इसमें स्पेस कम होने की वजह से आप ये कह सकते हो कि अगर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है नेगेटिव चार्ज का, ठीक है, अब बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है, इसको अप्रोच करता है, तो ये इसको थोड़ा रिपेल करता है, ठीक है। इस रिपल्शन की वजह से जो एनर्जी है वो मतलब इलेक्ट्रॉन एडिशन है वो थोड़ा टफ हो जाता है। सिमिलरली इस केस में भी इस क्लाउड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको ऐड करने में रिपल्शन फील होता है और डिक्रीज हो जाती है, जो टफनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। बट लेकिन इन केस में क्योंकि नॉर्मल ट्रेंड फॉलो हो रहा है भैया, काफी गैप है, तो इलेक्ट्रॉन जनरली आसानी से ऐड हो जाता है, और यही रीजन है ऑक्सीजन कम है। अब ये इसको आप समझने, इसको ग्राफ को अगर आप समझ ले और देख ले कि ये बहुत अच्छा वो ग्राफ है। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन आगे डिक्रीज ही हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन की सबसे कम है, देन सल्फर, देन इसके अपने ग्रुप में, तो वो लीस्ट है अपने ऑक्सीजन के अपने ग्रुप में। समझ में आया गाइज? ओके, सो इसका मतलब फ्लोरीन इज मोस्ट नेगेटिव, नहीं, क्लोरीन इज मोस्ट नेगेटिव। करेक्ट, नेगेटिव है ना, ये देखिए नेगेटिव में है ये बेसिकली वैल्यूज। ओके, और ऑक्सीजन हैज लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, यस ऑक्सीजन हैज लीस्ट नेगेटिव, लेकिन इस केस में क्लोरीन मोस्ट नेगेटिव है, तो इसलिए कट गया, ये करेक्ट है। सो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट आंसर। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ, स्टेटमेंट 2 दिए हुए। फर्स्ट स्टेटमेंट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ लिथियम, सोडियम, फ्लोरीन एंड क्लोरीन इज दिस ऑर्डर। ओके, सो इस क्वेश्चन करने से पहले हम इन एलिमेंट्स को इनके पीरियोडिक टेबल में पोजीशन के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, लिथियम, देन सोडियम, ठीक है, फ्लोरीन हो गया एंड क्लोरीन। अभी क्या है, ग्रुप नंबर कौन सा ग्रुप में है, लिथियम होता है फर्स्ट ग्रुप में, एल्कली मेटर है। सिमिलरली सोडियम भी उसी ग्रुप में आता है, फ्लोरीन 17 में और क्लोरीन भी 17 में। पीरियड चेंज होता है इनका, ये सेकेंड पीरियड में, फर्स्ट सेम में और थर्ड में, सिमिलरली ये सेकेंड में, ये थर्ड में। सो आप ये सोचो कि इस तरह से है, लिथियम यहाँ कहीं जाके फ्लोरीन, देन सोडियम यहाँ पे जाके क्लोरीन। अब देखो, अब क्या है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है एक न्यूट्रल गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो अगर आप ट्रेंड की बात करें पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एंथैल्पी वो इंक्रीज होती है। और यानी अगर इसकी बात करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो मैं कह सकता हूँ कि लिथियम और सोडियम से जब आप फ्लोरीन या क्लोरीन पे आ रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। ये दूसरा क्या है, जब टॉप से बॉटम आते हो यहाँ या फिर यहाँ, जो आयनाइजेशन एनर्जी वो डिक्रीज होती है। सो अब इस ग्रुप में बात करूँ तो कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, कोई फ्लोरीन नहीं है, एफ ब्लॉक नहीं है, तो इसमें कोई शील्डिंग इफेक्ट, पूरा शील्डिंग इफेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो मैं कह सकता हूँ कि लिथियम सोडियम में क्या है, लिथियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन सोडियम, एंड सिमिलरली अपने इस ग्रुप में फ्लोरीन की अपनी ग्रेटर है देन क्लोरीन, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखो कि मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स, जो हेलोजेंस है इसमें ये वाले, इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो एल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी से बहुत ज़्यादा होती है। समझ में आया? तो हम आप ये कह सकते हो कि ये तो ऑर्डर ठीक है, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी इनसे ज़्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूँ ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ये हो गया। अब ये इसमें क्या हो जाएगा, लिथियम एंड सोडियम। समझ में आया बच्चों मैं कैसे कह रहा हूँ? तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन देखते हो फ्लोरीन क्लोरीन लिथियम, यानी स्टेटमेंट 1 क्या है, दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ लिथियम सोडियम फ्लोरीन एंड क्लोरीन इज, ये ऑर्डर देखो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एनर्जी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी से कैसे है, जिसमें गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, वो एनर्जी है जो रिलीज होती है जब एक इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल गैसियस एटम में ऐड कर देते हैं।
अब ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, नेगेटिव EGE, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर एनर्जी रिलीज हो रही है। ध्यान देना, यानी वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करना उतना ही आसान होगा। समझ में? जो नेगेटिव है वो डायरेक्टली, नेगेटिव जितनी वैल्यू है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी आसान के इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की। और ट्रेंड क्या है? जब पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप मूव करते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होती है, ठीक है। और फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब आ रहे हो तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो जो नेगेटिव है वो कम हो रही है। आप ये सोचो, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज जस्ट लाइक आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है, ऊपर से नीचे घट रही है। सिमिलरली इसमें भी नेगेटिव जो है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है, वो लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है और डाउन टू ऊपर से नीचे घट रहा है। सब एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या हो जाएगा? जब आप हैलोजेंस यानी फ्लोरीन और क्लोरीन की बात कर रहे हो, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एल्कली मेटल्स यानी लिथियम सोडियम से बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, क्योंकि हैलोजेंस का क्या है कि स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो हैलोजेंस की जो मोस्ट नेगेटिव एंथैल्पी होगी, मतलब मोस्ट नेगेटिव का मतलब क्या कहा था मैंने, उतना ही ज़्यादा आसान होगा ये। अभी देखो कि जो एल्कली मेटल्स हैं लिथियम सोडियम, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होती है या फिर पॉजिटिव भी हो सकती है। तो अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इन जनरल क्या, मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉन मेटल से कम होती है, या क्या हो तो कम नेगेटिव होती है, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब मैं लिथियम सोडियम की बात कर रहा हूँ तो वो कम होगा देन फ्लोरीन एंड क्लोरीन, और ऊपर से नीचे जब आ रहे हो तो घट रही है, कम नेगेटिव हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि सोडियम देन लिथियम। व्हाट अबाउट फ्लोरीन एंड क्लोरीन ना, इसमें एक यही अगेन एक्सेप्शन हो जाता है बच्चों, फिर से वही एक्सेप्शन ये है कि जनरल ट्रेंड के हिसाब से तो नॉर्मली क्या है कि फ्लोरीन को क्लोरीन से ज़्यादा नेगेटिव EG शो करना है कायदे से, क्योंकि ऊपर से नीचे कम नेगेटिव हो रही है, राइट। लेकिन फ्लोरीन का साइज क्या होता है ना बच्चों, बहुत छोटा होता है। इस छोटे साइज की वजह से जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स आता है ना, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, अभी 7 है इसमें सपोज, तो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनकी क्या है ना, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत पास है बच्चों, छोटा साइज की वजह से फ्लोरीन के, तो एक इलेक्ट्रॉन आता है उसको रिपेल करते हैं। सो इस रिपेल आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो इसको रिपेल करेंगे। इस रिपल्शन की वजह से जो फ्लोरीन है वो उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। समझ में आया? आइडियली फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, लेकिन फ्लोरीन का साइज है, तो यहाँ पे क्लोरीन देन फ्लोरीन बिकॉज ऑफ दिस डेंसिटी या साइज की वजह से। समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लोरीन में मुश्किल ज़्यादा है, तो यानी कम नेगेटिव, ज़्यादा नेगेटिव का मतलब आसानी था, तो आइडियली फ्लोरीन शुड भी, बट यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या रख देंगे, यहाँ फ्लोरीन एंड देन क्लोरीन, ClFlIna, यानी दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। सो हम क्या कह सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। Given below are two statement. पहला स्टेटमेंट है, the oxidation state of an element in a particular compound is the charge acquired by its atom on the basis of electron gain enthalpy consideration from other atoms in the molecule। देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? जब हम किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं, ये एज्यूम करके कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास चला गया है, जैसे अगर मैं HF की बात करूं, ये इसको अलग करूं, ये H और F के पास चला गया है ना, एज्यूम करो आप इसको, अगर मैं सेपरेट कर रहा हूं तो उस एटम पर एक हाइपोथेटिकल चार्ज आता है जिसको आप ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हो। मतलब जब मैं अगर इसको तोड़ दूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके पास था, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये H पॉजिटिव होगा, ये F नेगेटिव, ये मान लेता हूँ हाइपोथेटिकल। सो ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट को यूज करते हैं। जैसे H2O में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है,
तो हम क्या कर देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसने अपनी तरफ खींचा, इसने अपनी तरफ खींचा। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो O के पास 2 नेगेटिव होगा और दोनों H के पास एक एक पॉजिटिव होगा। अब जो ये स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को डिसाइड करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कंसीडर करते हैं। अभी समझो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये बताती है कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम को कितनी आसानी से, मतलब एनर्जी चेंज करके, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके एक्स नेगेटिव बना दिया जाए। इसका बॉन्डेड एटम्स पर चार्ज डिसाइड करने से कोई भी रिलेशन नहीं होता। ऑक्सीडेशन स्टेट का बेसिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है एंड नॉट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Statement 2 is p-pi bond formation is more prevalent in second period elements over other periods। देखो बच्चों, पाई बॉन्ड होता है जो p ऑर्बिटल्स की साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, जैसे डबल बॉन्ड बन जाता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। करेक्ट? कैसे? अब जैसे ये है, आप इसको ओवरलैपिंग कर लेते हो। करेक्ट? ये ओवरलैपिंग। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की बात करिए तो ये कौन सा एलिमेंट होते हैं? जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लूइन। इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। स्मॉल साइज की वजह से इनके जो p ऑर्बिटल्स हैं एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं, बहुत पास आ जाते हैं। और उस छोटे साइज की वजह से, उनके पास आने की वजह से जो इनकी साइडवेज ओवरलैपिंग है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसलिए ये एलिमेंट जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्ट्रॉन्ग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, यानी p-pi बॉन्ड्स आसानी से बना लेते हैं। थर्ड पीरियड और उसके नीचे के एलिमेंट्स जैसे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनका साइज ज्यादा होता है और बड़े साइज की वजह से इनके p ऑर्बिटल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं और इसकी वजह से साइडवेज ओवरलैपिंग बहुत वीक हो जाती है और इसीलिए p-pi बॉन्ड आसानी से नहीं बना पाते। इनफैक्ट ये जो है p-pi बॉन्ड्स बना सकते हैं इजीली, p-pi नहीं। सो इज मोर प्रिवेंट इन सेकेंड पीरियड ओवर अदर पीरियड। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर इज। देखिए एक चीज, पहले तो अभी एक चीज समझे, मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा थोड़ा सा, कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में, एक ये जनरल ट्रेंड रहता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब आप आते हो जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। ठीक है? तो देखिए मेटालिक कैरेक्टर को इस तरह से समझें कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे कितने इजीली डीलोकलाइज हो सकते हैं अराउंड इट्स आयंस, लाइक क्योंकि मेटल्स की बात हो रही है, अराउंड इट्स पॉजिटिव जो आपके न्यूक्लियस है या है ना, और इसके अराउंड जो एटम्स हैं आपके आयंस हैं बेसिकली कैटायंस, इसके अराउंड कितनी इजीली निकल के डीलोकलाइज हो सकते हैं। ठीक है? और पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेटालिक बॉन्डिंग में। नाउ फॉर एग्जांपल ये आपको कोई कैटायन है, Na+ ले लो, K+ ले लो, कुछ भी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके अराउंड डीलोकलाइज्ड है। सिमिलरली इसके अराउंड भी है, सिमिलरली इसके अराउंड भी, इसके अराउंड भी, इसके अराउंड भी, इसके अराउंड। मैं बात जब करता हूं डीलोकलाइजेशन की, ये तो इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो रहा है डीलोकलाइज इसके पास में, है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये बेसिकली इट बिहेव्स एज अ फेविकोल समझ रहे हैं? तो मतलब फंडा क्या हुआ इसके पीछे कि जैसे ही ये कितनी आसानी से ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डीलोकलाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाएगा और बिहेव्स एज अ गोंद। ये गोंद क्या है, बेसिकली मेटेलिक बॉन्ड है। तो जो कैटायंस कितनी इजीली अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे वो उतनी ही जल्दी मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे, और दैट इज वाई ये जो इनका मेटालिक कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा तो आउटरमोस्ट शेल का जो एक इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल वो इजीली रिमूव हो सकता है। दैट इज वाई डाउन द ग्रुप तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन लेफ्ट टू राइट में जब जाते हो
नंबर ऑफ शेल तो सेम है, डाउन द ग्रुप में क्या होता है, शेल ऐड हो रहा था, तो इसलिए आसानी हो जाती थी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में। लेकिन लेफ्ट टू राइट में नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से जो होल्ड है आउटर मोस्ट शेल पे न्यूक्लियस चार्ज का वो इंक्रीज होता रहता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड दैट इज वाई लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं रहता जैसे लेफ्ट टू राइट में आते। समझ में आया? इतना आ गया समझ में? तो अगर अब इन तीन मेटल्स को देखोगे, इन तीन एलिमेंट्स को देखोगे, पोटेशियम, बेरिलियम एंड कैल्शियम, देखिए ऑर्डर क्या है कि जो बेसिकली क्या है, लिथियम है, बेरिलियम, फिर यहाँ पे सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ कैल्शियम है, ये पोटेशियम है, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो मैंने बताया डिक्रीज और टॉप टू बॉटम इंक्रीज, तो फिलहाल ये क्या है, यहाँ पे तो क्या है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, पोटेशियम है, इन सब में पोटेशियम मैक्सिमम है, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये हो रहा है इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, तो पोटेशियम इज ग्रेटर देन कैल्शियम, ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहा है, तो बेरिलियम क्या होगा, लेस देन कैल्शियम, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। समझ में आया गाइस? ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो KCABE, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर फाइनल आंसर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी इज, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो जो सब के सब एलिमेंट्स हैं ऑप्शन में, यानी एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, ये सब के सब जितने भी ऑप्शंस में जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं, दीज आर ऑल फ्रॉम ग्रुप 13। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स क्या होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है, ये एलिमेंट्स होते हैं। अब देखो जनरल ट्रेंड क्या होता है कि जब आप किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हो ना, तो जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ जा रहा है, मतलब नीचे नीचे जा रहे हो तो एक एक शेल बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेकिन शेल भी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक फैक्टर ऐसा है कि जो कि स्टिल बढ़ रहा है, वो होता है शील्डिंग इफेक्ट। सो अब क्या है कि नया शेल हो रहा है और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, तो इस वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बढ़ रहा है, तो जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हो ना तो अट्रैक्शन कम हो जाता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। इससे क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा इजी हो जाता है। तो जनरल ट्रेंड क्या हो जाएगा, जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग बोरोन, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम, मतलब बोरोन से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, एल्यूमिनियम से थोड़ा ज़्यादा आसान है, जैसे जैसे इधर जा रहे हो राइट साइड में तो आसानी बढ़ती जा रही है। अब लेकिन इसमें ये क्या है, एक एक्सेप्शन आ जाता है ग्रुप 13 का। एक्सेप्शन है बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ D एंड F ऑर्बिटल्स, इनकी एंट्री की वजह से दो बड़े एक्सेप्शन आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो ट्रेंड है पूरी तरह से फॉलो नहीं हो पाता। तो पहला है एल्यूमिनियम और गैलियम का। अब देखो जो गैलियम है वो एल्यूमिनियम के बाद आता है। गैलियम का जो एटॉमिक नंबर है इज 31। तो गैलियम से पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी अगर यहाँ देखते हो 21 से 30, ये क्या है, सब के सब 3D सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, देन 31 आता है। सो डी ऑर्बिटल्स की, अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्या है, डी ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग की वजह से जो गैलियम में न्यूक्लियस का चार्ज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा इफेक्टिवली फील होता है, ठीक है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो इस न्यूक्लियस चार्ज क्या थोड़ा ज्यादा खींच रहा है अपनी तरफ, तो ज्यादा खींच रहा है तो इसका इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसकी वजह से ये जो साइन है ये रिवर्स हो जाता है। सिमिलरली थैलियम, थैलियम का एक्सेप्शन क्या है, थैलियम आता है इंडियम के बाद, राइट। और थैलियम क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 81 ना, इससे पहले 58 से 71 एटॉमिक नंबर आते हैं जो सब के सब F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। सो F ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग होती है इसकी भी। सो इन 4F और 5D इलेक्ट्रॉन्स है, इन सब की पुअर शील्डिंग की वजह से थैलियम में न्यूक्लियस का अगेन वही जो चार्ज है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज़्यादा फील होता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो थैलियम की फर्स्ट आयनेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है अपने ग्रुप में आफ्टर बोरोन। तो इनफैक्ट ये जो थैलियम है ये समझो ये तो रिवर्स हो गया और ये थैलियम कूद के यहाँ आ जाएगा। इसके पे है ना मैंने बच्चों ट्रिक बनाई हुई है, ट्रिक याद कर सकते हो आप, बहुत फायदा मिलेगा आपको। आवेश केमिस्ट्री पे सर्च कर लेना। तो बोरोन, यहाँ हो गया थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, देन इंडियम।
ये ऑर्डर होता है। सो ऑप्शन को अगर चेक करोगे तो एल्यूमिनियम गैलियम थैलियम, एल्यूमिनियम गैलियम थैलियम, ये गलत हो गया। फिर थैलियम गैलियम एल्यूमिनियम, थैलियम गैलियम एल्यूमिनियम, ये फोर्थ ऑप्शन सही दिख रहा है। गैलियम एल्यूमिनियम बोरोन नहीं, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, ये भी गलत हो गया। सो जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। बच्चों इसकी ट्रिक देख लेना, और नहीं तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखने होंगे। ओके, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज आर -4। ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बतानी है किसकी है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो मेन कंसेप्ट देखने होंगे। एक होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए, ये जो दोनों कंसेप्ट्स हैं ये सेम प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो जब एक गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एक एनायन बनता है ऑब्वियसली, यानी इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो ये नेगेटिव। अब इन दोनों में डिफरेंस है ना, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों में डिफरेंस सिर्फ साइन कन्वेंशन का है। देखो, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एक एनर्जी चेंज को डिस्क्राइब कर रहा है। इसका जो साइन कन्वेंशन होता है वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। मतलब अगर एटम इलेक्ट्रॉन्स इजीली ले रहा है तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, यानी एनर्जी रिलीज हो रही है। अब देखो एक चीज और देखो कि जब नेगेटिव होती है स्टेबिलिटी बढ़ती है, और लेकिन जब आपको एनर्जी देनी पड़ रही है ऑब्वियसली डेल एच पॉजिटिव होता है। तो ये भी क्योंकि एनर्जी चेंज है तो इसकी वैल्यू भी आप पॉजिटिव हो जाती है। यानी जब आपको मन मार के एनर्जी ऐड करने पड़ रही है टू मेक दिस चेंज हैपन, तो स्टेबिलिटी जनरली डिक्रीज होती है, यानी ये पॉजिटिव है, यानी एनर्जी आपको ऐड करनी पड़ रही है। समझ में? बट ऑन दी अदर हैंड जब आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हो तो ये EA ये कहता है कि अगर एटम में इलेक्ट्रॉन लेने की शक्ति ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मानो कि इलेक्ट्रॉन लेने की शक्ति पावर, अगर वो इलेक्ट्रॉन की लेने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा है, समझ रहे हो, अगर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है तो मैं पॉजिटिव हूं। और इस केस में क्या था, एनर्जी लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब इजीली ऐड हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, डेल एच नेगेटिव है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज ज्यादा है तो टेंडेंसी ज्यादा, तो पॉजिटिव हो रहा है, साइन डिफरेंट हो गया। और अगर इसके अपोजिट है, यानी इसमें एनर्जी आपको ऐड करनी पड़ रही थी, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही थी, मेहनत करनी पड़ रही थी, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी ये क्या चाहेगा, मैं नहीं लूँ इलेक्ट्रॉन, तो इसकी नेगेटिव होगी। तो सारा खेल बस इन दो साइंस में है। समझ में आया बच्चों? सो यही चीज आपको बस इसमें समझनी है। सो अब एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और उसके समझते हैं, और आपको और ये भी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। सो पहला है Be से बेरिलियम नेगेटिव ना। जो बेरिलियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 जब आप Be नेगेटिव कर रहे हो तो इसमें आप देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p1। अब एक बात देखो, आप इसमें ये ऑलरेडी वॉज कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल, इट वॉज स्टेबल, बट एक इलेक्ट्रॉन आपने जब ऐड करा तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई, और इनफैक्ट जो एनर्जी है इसकी इंक्रीज भी हो गई, इसका एक हायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पी के उसमें चला गया। तो ये क्या कहेगा, इसको एनर्जी कहना पड़ेगा, स्टेबिलिटी से इसको हटाना पड़ रहा है तो एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। अब ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम सेइंग कि इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव है, समझ रहे हो, वो देनी पड़ रही है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, एटम आपका नहीं चाहता कि मैं इलेक्ट्रॉन लूं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस? तो ये नेगेटिव है, हो गया। सिमिलरली जब N से N नेगेटिव की बात कर रहे हो आप, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इज 1s2 2s2 2p3। अब इसमें जो 2p3 है इसमें ऑलरेडी हाफ फील्ड है, ये स्टेबल है। अब जब आप नेगेटिव कर रहे हो तो ये इसको आप जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन इसमें आप ऐड कर रहे हो, 2p4 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये स्टेबिलिटी से आपने थोड़ा सा डीस्टेबलाइज कर दिया, एक यहाँ पे आ गया। सो इसका मतलब क्या है, अब एग्जैक्टली हाफ फील्ड से थोड़ा सा कम स्टेबल हो रहा है, तो हम अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसमें आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, भैया मेहनत करनी पड़ेगी। तो डेल एच जी पॉजिटिव है तो इसकी एफिनिटी क्या होगा, ये नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेना नॉर्मली, तो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये भी सिमिलरली जब O से O
से 2 नेगेटिव की बात करते हो तो इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस, राइट ना। O से 2 नेगेटिव में आप, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को देखना, O से पहले आप आए O नेगेटिव में और फिर O नेगेटिव से आप आए O2 नेगेटिव में। अब दिस इज 2 स्टेप प्रोसेस। पहला एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब इसने किया, आप ध्यान करना कि ऑक्सीजन अगेन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया 1s2 2s2 2p4। अब ये कोई ऐसा हाफ फील्ड ऑर्बिटल तो नहीं था, राइट। अब इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो 1s2 2s2 2p5, तो इसमें 1 2 3 4 एंड 5 ये नियरली स्टेबल हो गया, राइट। और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन है वो अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसकी थोड़ी सी एक्सेप्ट करने की थोड़ी सी टेंडेंसी रहती है, बढ़ना चाहेगा। तो नॉर्मली क्या होता है जब इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो ना तो उसको एनर्जी इसमें रिलीज होगी, ये डेल EgP इसके लिए नेगेटिव होती है, ध्यान रखना। अभी मैं डेल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आप O नेगेटिव से O2 नेगेटिव करते हो अब इसमें कंप्लीटली स्टोरी डिफरेंट हो जाती है। अब इसमें अगर आप देखो 1s2 2s2 2p5, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहे हो तो 1s2 2s2 2p6 हो गया, बट ये कंप्लीटली फिल्ड भी हो रहा है। बट इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन फिल होने से पहले ये क्या हो रहा है, O नेगेटिव में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करते हो तो थोड़ा सा इसके बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, यानी इसमें डेल H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वुड बी पॉजिटिव, समझ में। अब क्या है, अब क्योंकि हम O से 2 नेगेटिव का पूछा है, इसमें ओवरऑल ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल जब एनर्जी देखते हो इसकी टोटल डेल H Eg फर्स्ट प्रोसेस की और सेकंड प्रोसेस की, सो क्या रहा है ओवरऑल ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाता है, ओवरऑल ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ओवरऑल इसमें आपको इलेक्ट्रॉन एनर्जी आपको एनर्जी देनी पड़ती, ठीक है। अब देखो ओवरऑल ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन ये जब ये है तो O2 नेगेटिव में क्या कहेगा, ये नहीं चाहता करना, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी नेगेटिव हो गई, ये नहीं चाह रहा है, समझ में। अब जब आप ये तो हो गया, अब सिमिलरली जब इनके बाद अब इसको Na नेगेटिव, Na से Na नेगेटिव जा रहे हो और Al से जब Al नेगेटिव जा रहे हो, इसको देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं इसमें 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। देखो जो मेटल्स हैं वे जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो हम सबको पता है, लेकिन अगर हम फोर्सिबली ऐड कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो 3s ऑर्बिटल में जा रहा है, समझ रहे, ये पॉजिटिव है। अब क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो कुछ खास इसका स्ट्रॉन्ग रिपल्शन इसको फील नहीं होता। तो जो आप मेटल्स की बात कर रहे हो तो इनकी क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली स्लाइटली नेगेटिव होती है, एंथैल्पी की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना आप, स्लाइटली नेगेटिव होती है, ऑलमोस्ट जीरो के पास हो जाती है, समझ में। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी क्या है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है, तो ये नहीं होगा। एंड सिमिलरली इसमें भी क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन 3p1 में है और 3p2 हो रहा है, इसमें भी कुछ खास रिपल्शन इसको फील नहीं हो रहा है, तो इसमें भी जब आप ऐड करते हो तो ये नॉर्मली ऐड हो जाता है, लेकिन इसमें भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस देन 0 ही होती है, समझ में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, एंथैल्पी, तो एफिनिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल अगर कंसेप्ट समझ में आया तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 यानी A, B and C। द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेटल M has the highest enthalpy of atomization in its series. One of its equated ion Mn plus है ना exists in green color. The nature of the oxide formed by the above N plus ion is। देखिए सबसे पहले तो आप ये M पता करना पड़ेगा। अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बात करिए, यानी तो 3D सीरीज की बात करिए, और उसमें हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की बात करिए, जिसका ऑर्डर ये होता है, यानी एंथैल्पी ऑफ
एटोमाइजेशन ऑफ 3D सीरीज, ये ऑर्डर हो गया, यानी इसका मैक्सिमम, ओके, और ये लीस्ट। अब आप कहोगे ये ऑर्डर कैसे याद करें, इसकी एक ट्रिक मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक हो गई, यानी वेरी, वेनेडियम, टॉल, टाइटेनियम, निकिल, नेहा, कोबाल्ट, फीका, आयरन, क्रोमियम, चारा, क्यों, कॉपर, स्कैंडियम, सच में, मैग्नीज, जिंक ज्यादा। और ये पसंद है, मतलब ये सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए समझ में आ गया। वेरी टॉल नेहा को फीका, चारा, क्यों, सच में ज्यादा पसंद है। अब इन्होंने कहा है कि हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इन इट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी ये तो पता लग गया कि मेटल यानी एम जो है मेरा हो गया वेनेडियम, समझ में। अब देखिए इन्होंने कहा कि एम ये ग्रीन कलर का होना चाहिए। देखो एज पर एनसीईआरटी भी है, वेनेडियम के 3 आयंस दिए हुए उन्होंने, V2+, V3+, V4+। जो V2+ है इसका होता है वायलेट कलर, V3+ का होता है ग्रीन, और V4+ का होता है ब्लू। देखिए गाइस, इसी वजह से एनसीईआरटी में जितना भी डेटा टेबल दी होती है वो जरूरी हो जाती है। अब क्योंकि ग्रीन कलर पूछा है यानी V3+, अब इसका है कि इसके ऑक्साइड की नेचर पूछी है, यानी V2O3 की पूछी है। देखो अगेन इसमें एक ऑर्डर हो, आपको बता देता हूँ। 3 ऑक्साइड पढ़ते हो आप, V2O3, फिर V2O4, फिर V2O5। ये बेसिक होता है, दिस इज लेस बेसिक यानी बेसिक से थोड़ी कम हो गई, एंड दिस इज एम्फोटेरिक यानी अभी भी थोड़ा सा एसिडिक नहीं है लेकिन एम्फोटेरिक हो गया, इट कैन बिहेव एज अ बोथ। तो यानी बेसिसिटी कुल मिला के सोचो V2O3 से यहाँ तक आया, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन ऐड हो रही है इसका जो बेसिक कैरेक्टर भी थोड़ा लूज होता जा रहा है। अब क्योंकि V2O3 की बात हम कर रहे थे यहाँ पर, राइट, सो V2O3 ये हो गया, यानी इट इज बेसिक नेचर, यानी जो आपको ऑप्शन नंबर 3 है इज योर करेक्ट आंसर। द ग्रुप 14 एलिमेंट्स A and B have the first ionization enthalpy values of 708, 715 respectively. The above values are lowest among their group members. The nature of their ions A2+ B positive respectively is. देखिए जब आप, पहली बात तो ग्रुप 14 की बात की हुई है, और ग्रुप 14 के आपके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड एंड टिन, करेक्ट, यही मोस्टली बात करते हो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अब इन्होंने कहा है कि ये तो हो गए, अब जो ये वैल्यूज दिए आयनाइजेशन एंथैल्पीज, ये लोएस्ट है अमंग देयर ग्रुप, यानी इनमें कौन वे एलिमेंट, 2 एलिमेंट जिनकी लोएस्ट एंथैल्पी है। अगर आप ग्रुप 14 का लोएस्ट एंथैल्पी का ऑर्डर देखते हो, इट डिक्रीजेज डाउनवर्ड्स, राइट, IE आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कार्बन की सबसे ज्यादा, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन लेड एंड देन आपका हो गया टिन। यानी जो मैं 2 इनकी बात कर रहा हूं एलिमेंट्स की, वो ये 2 हैं। इनमें से कोई सा A होगा, कोई सा B होगा। अब A पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव बताना है। जो रिड्यूसिंग नेचर, ये ऑक्सीडेशन नेचर, ये मोस्टली आपका ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अकॉर्डिंग आपका डिसाइड हो जाता है। जैसे कि जो ग्रुप 14 है वो 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, या तो +2 या +4। लेकिन इनमें से अगर आप गौर से देखोगे तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं दोनों, लेकिन जो ये तीनों हैं दे कैन शो +2 या +4, बट इनमें जो टिन है, टिन मोस्टली +4 ऑक्सीडेशन में इज मोस्ट स्टेबल, बट जो PB है इज मोर स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नौ जो ये एक्सेप्शन है वो इस वजह से हो जाता है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, कोई अगर पूछे ऐसा क्यों है, दिस इज इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है ऐसा। अब देखो ये तो हो गया कि जो मेरा PB2 पॉजिटिव है इज मोर स्टेबल, राइट, एंड SN4 पॉजिटिव है इज मोर स्टेबल। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, देखिए A एंड B रेस्पेक्टिवली, यानी ये A है एंड दिस इज B, यानी A कम है एंड ये ज्यादा है। यानी मैं क्या कह, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो A पॉजिटिव क्या हो गया, ये 708 सबसे कम हो गई ना, एंड B इनके अकॉर्डिंग क्या है, ये, राइट, समझ में आया ना भाई, नीचे डिक्रीज हो रही है तो 708 715 में 708 कम है ना, तो A आ जाएगा। तो इन्होंने अब इसको क्या बोला, A2 पॉजिटिव, यानी SN2 पॉजिटिव का पूछा है और PB4 पॉजिटिव का पूछा है। मैंने क्या कहा, SN4 इज मोर स्टेबल देन SN2+, तो ये क्विकली
इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा और इलेक्ट्रॉन्स +4 माना चाहेगा। यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, खुद ऑक्साइड और खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। एंड Sn2+ यानी A2+ क्या हो गया, एक रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन P4+ क्या करेगा, जल्दी से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और P भी 2+ में स्टेबल हो जाएगा। यानी खुद का रिडक्शन करा रहा है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जो B4+ है इज बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, करेक्ट। यानी A एंड B का पूछा है तो यानी पहला क्या हो गया, रिड्यूसिंग, दूसरा हो गया ऑक्सीडाइजिंग। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है इज योर करेक्ट आंसर। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग इज, देखिए पहला स्टेटमेंट है PS3 शोज यानी फोस्फीन शोज लोअर प्रोटोन एफिनिटी देन अमोनिया। देखिए इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोन एफिनिटी क्या है। देखिए प्रोटोन एफिनिटी क्या है कि कितना स्ट्रांगली कोई मॉलिक्यूल अपनी तरफ प्रोटोन को अट्रैक्ट कर ले, समझ रहे, उसको प्रोटोन एफिनिटी होगा, कितनी हाउ स्ट्रांगली मॉलिक्यूल कैन एक्सेप्ट प्रोटोन, राइट। तो ये हो गया प्रोटोन एफिनिटी। अब इन्होंने कहा है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो NH3 की प्रोटोन एफिनिटी है इज ग्रेटर देन PS3 फोस्फीन एंड दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज देखिए NH3 का जो स्ट्रक्चर है वो ऑब्वियसली इस तरह है, जो PS3 का, अब ये सोचो अगर N में इतना मानता हूँ बनाता हूँ ये N एटम, लेकिन ऑन द अदर हैंड फॉस्फोरस का क्या सा ऐसे, ये P हो गया, करेक्ट। अब जो ये लोन पेयर है बेसिकली एक लोन पेयर है, लेकिन जो नाइट्रोजन का साइज है इज स्मॉलर व्हेन इट कंपैरिजन विद फॉस्फोरस। अब एक लोन पेयर है, साइज इसका छोटा है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑन नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ P ऑन द इन फॉस्फीन। अब इस ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से जब प्रोटोन आएगा इसकी तरफ ज्यादा खींचता हुआ चला जाएगा बिकॉज ऑफ दिस इन हाई प्रोटोन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, करेक्ट। सो इसका मतलब जब आप NH3 के पास जाओगे और आपका PS3 हो, प्रोटोन अगर एक ही है तो किसकी तरफ जाएगा, NH4 की तरफ, पॉजिटिव, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, PF3 एग्जिस्ट बट NF3 डज नॉट and NF5 does not. This is again a correct statement। क्यों, वो इसलिए देखिए वन लाइनर आंसर तो ये है बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट हैव एनी वेकेंट d ऑर्बिटल, ओके। नाइट्रोजन के पास कोई वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए NF5 नहीं बनाता या पेंटावेलेंट नहीं। इनफैक्ट जो कोवेलेंस है नाइट्रोजन की इज मोर नॉट 5, आई मीन नॉट मोर देन 4, मैक्सिमम 4 होती है। अब देखिए मैं आपको नाइट्रोजन का और इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ। नाइट्रोजन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाते हो तो हो गया 1s2 2s2 2p3, करेक्ट। नाइट्रोजन फॉस्फोरस सेम ग्रुप 15 में आते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। सो जब फॉस्फोरस का आप बनाते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ये होता है। अब इसमें एक एम्प्टी d ऑर्बिटल भी होता है। अब एक बात ध्यान रखना, इस बात को गौर से देखना। अब मैं जब आउटर मोस्ट शेल का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहा हूं, ठीक है, इसके पास यहाँ 2d0 कहने के लिए नहीं है क्योंकि जो d ऑर्बिटल हो थर्ड शेल से ऐड होता है, समझ में आया। तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या होता है सिर्फ एक एक F जुड़ पाएगा NF3 और N, या फॉर एग्जाम्पल NH अमोनिया बन जाएगा NH3, NH4 पॉजिटिव बनता है, वो भी इसलिए क्योंकि प्रोटोन आता है, सिंपल, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता और इसके साथ पेयरिंग करती है, उससे कंफ्यूज मत होना आप। तो 3 बेसिकली NF3 अगर मैं देखता हूं तो यहाँ NF3 बन सकता है या H होगा तो NH3 शेयरिंग के लिए। लेकिन इस केस में 2 चीज हो रही, देखो जब मैं ग्राउंड स्टेट में इसका जब करता हूं तो देखिए आउटरमोस्ट शेल ही है ना, तो इसका ही बनाते हैं, तो ये हो गया, फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये जो D है अभी इसको ऐसे रखते हैं। तो जब ये ग्राउंड स्टेट में है, देखिए जब ग्राउंड स्टेट में है तो एक एक F यहां जुड़ गया, क्या बना दिया इसने PF3, समझ में। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में होगा, मतलब जो ये एक इलेक्ट्रॉन है लेट जस्ट से वो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहां पे पहुंच गया, तो अब क्या बना यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इधर
एक एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। सो अब एक यहाँ F जुड़ गया, एक F इधर, एक F इस पे, एक F इस पे, एक F इस पे, यानी 1 2 3 4 5। इस केस में PF5 बन गया। समझ में आया गाइस? तो इस वजह से, क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, PF3 एक्सिस्ट बट F डज नॉट, और PF5 भी एग्जिस्ट होती है। अच्छा, एक चीज मैं आपको एक छोटा सी चीज बता देता हूँ, आपको बहुत फायदेमंद होगी, आपको काफी हेल्प मिलेगी उससे। देखिए, जब भी आप ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की बात करते हो तो इसमें एक तो ये जैसे ट्राई हेलाइड्स बन जाते हैं और एक पेंटा हेलाइड्स बन जाते हैं ना, जैसे PF3 ट्राई हेलाइड, PF5 पेंटा हेलाइड। तो ग्रुप 15 में जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। तो अगर इसमें देखना आप हमेशा जो ट्राई हेलाइड है ये सब के सब बना देते हैं, पेंटा हेलाइड ये वाले बनाते हैं, सॉरी पेंटा हेलाइड ये सब बना देते हैं, ठीक है, बस नाइट्रोजन को छोड़ के, ठीक है। और जो टेट्राहेड्रल है, तो जो ट्राई हेलाइड है, उनका जो हाइब्रिडेशन sp3 हो जाती है, पिरामिडल शेप में होता है ऑब्वियसली, और इसमें होता है sp3d, ठीक है। बस FYI के लिए दिया मैंने ताकि आपको याद रहे, कुछ हिंट होती है ना एग्जाम में, जरा से कुछ याद रह जाए। तीसरा है NO2 कैन डाइमराइज इजीली, दिस इज अगेन करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना आना चाहिए कि NO2 का स्ट्रक्चर सिंपल NO2 है। देखिए एक ट्रिक के थ्रू बताता हूँ, नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और O2 जुड़ गए इधर, तो ये एक ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1। तो अगर ये लेट जस्ट अज्यूम कि ये नहीं है, तो यहाँ पे NO2 इस तरह होता है लीनियर शेप में, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से थोड़ा सा पुश होता है और हल्का सा ये बैंड शेप में बन जाता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। समझ में? तो इसमें क्या होता है, ये अभी भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इट वांट्स ये जो सिंगल है वो जुड़ जाए, डायमराइज हो जाए, समझे? तो इस टाइप के जब 2NO2 बनते हैं तो ये क्या हो जाता है, N2O4 बनाते हैं, डाइमर बना देते हैं। मतलब इस टाइप के जब दो इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो ये बॉन्ड बना लेते हैं आपस में, बस समझ में? और बॉन्ड बना के बस सिंपल इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दोगे, 2 बॉन्ड हो गए, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना दो, चाहे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दो यार, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इतना, ठीक है। तो डाइमराइज हो रहा है, समझ में? Now last statement is SO2 can act as an oxidizing agent but not as a reducing agent. This is incorrect statement because SO2 sulfur dioxide can act as an oxidizing agent as well as an reducing agent. ये दोनों हो जाता है। क्यों? देखिए सल्फर डाइऑक्साइड में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी दिख रही है, +4 दिख रही है, S-2 × 2 प्लस है ना 0, S = +4। तो S+4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन जो इसकी सल्फर है, सल्फर इसमें अब रिड्यूस भी हो सकता है, गेन इलेक्ट्रॉन कर सकता है और ऑक्सीडाइज करके फर्दर डाउन द ग्रुप भी जा सकता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो जो आपको मतलब अच्छा, इसमें और चीज देख लीजिए, जैसे SO2 है, अगर H2S के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे सल्फर और H2 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो सल्फर है इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी थी, +4, यहाँ पे 0 हो गई, ये तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं SO2 को H2O2 के साथ रिएक्शन करता हूं तो यहाँ क्या बन गया, H2SO4, यहाँ पे +4 है, इधर सल्फर क्या है, +6, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। समझ में आया? तो इस वजह से ये स्टेटमेंट है, बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो एग्जाम्पल से 2-4 एग्जाम्पल याद भी रख लोगे तो फायदा हो जाएगा। सो जो आपका करेक्ट आंसर है, बिकॉज इन करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, इज ऑप्शन नंबर 4। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स present in the metal among these which has the lowest enthalpy of atomization is। देखिए नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जिस इन सब में से उसके बताना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। देखिए गाइस इस क्वेश्चन को या तो आप बिल्कुल कंसेप्ट से समझते रह जाओ, ऑर्डर में खोल लो, या फिर आपका जो ऑर्डर है एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो याद कर लो।
नाउ ऐसे ऑर्डर बहुत सारे हैं, सो यू, तो अगर इन ऑर्डर्स को आप ट्रिक के थ्रू याद करोगे तो इट्स बेटर। और इन टाइप के क्वेश्चन ये बेसिकली गिवन मार्क्स होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे ही मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है कि अगर जो ये इनफैक्ट अगर ये आप देखोगे ये 3D सीरीज है ना, 3D में जो इन सब के जो एलिमेंट्स हैं इनका ऑर्डर डिफरेंट होता है। तो ऑर्डर ये होता है, मैं अभी ऑर्डर लिखता हूँ फिर आपको ट्रिक बताता हूँ। सो ये जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगी, मैक्सिमम इसकी हो गई और मिनिमम हो गई इसकी। अब इसको ट्रिक ऐसे याद करें कि वेरी टॉल नेहा को फीका चारा क्यों सच में ज़्यादा पसंद है। मतलब वेरी टॉल नेहा को फीका चारा क्यों सच में ज़्यादा पसंद है, ये अपना वो अलग लिख लो आप इसको, ठीक है, समझ में आ गई। ये ट्रिक यूज कर लो। अब देखो क्रोमियम कोबाल्ट आयरन एंड निकिल कहाँ पे हो गए, क्रोमियम कोबाल्ट आयरन एंड निकिल ही हो गए। इसमें सबसे लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी हो गई, ये हो गई आपकी इसकी क्रोमियम की। तो यानी क्रोमियम का निकालना है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर इज 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी आपका 3d5 4s1। इसकी ट्रिक चाहिए तो मेरे चैनल आविश केमिस्ट्री पे देखें, मैं यहाँ भी डालने की कोशिश करूंगा। तो ये हो गए। अब क्या पूछा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 5 + 1 यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है इज योर करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हैलाइड्स। नाउ गाइस एक चीज देखिए कि जो ये सब के सब जो इनके लैटिस बने हुए हैं, ठीक है, तो लैटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग आप इनको डिसाइड करते हो कि इनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी है। अब इसका मतलब क्या है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कि कितनी, देखिए कि कितनी एनर्जी रिक्वायर हुई या कितनी एनर्जी रिलीज हुई टू फॉर्म दिस। फॉर एग्जाम्पल NaCl क्रिस्टल की बात कर रहा हूं अगर मैं, तो NaCl को इस क्रिस्टल को बनाने में कितनी एनर्जी लगी या दी, एंड दिस इज बेसिकली लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी को आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका लैटिस है, बना हुआ है क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, इस तरह से फॉर एग्जाम्पल। अब या तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई इन ऑर्डर टू फॉर्म दिस क्रिस्टल या लैटिस, दिस इज लैटिस एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इस केस में इक्वल हो जाएगी लैटिस एनर्जी के। या एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट टू ब्रेक अपार्ट दिस लैटिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू लैटिस एनर्जी, इक्वल होती है, बस पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन डिफरेंट हो जाता है। समझ में आया। तो जब मैं ये बात करता हूं कि किस में लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इन दो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो कितना स्ट्रोंग है। अगर स्ट्रोंग अट्रैक्शन है, ज्यादा है, तो इसका मतलब जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी रिक्वायर्ड या रिलीज वो भी ज्यादा होगी। एंड अट्रैक्शन अगर कम है तो ये भी कम होगी। समझ में, ठीक है। तो अगर आप डाउन द ग्रुप आते हो, जैसे Na पॉजिटिव तो इन सब में सेम साइज का है, लेकिन जब आप फ्लोरीन से आयोडीन तक आते हो ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, जब आप इसमें डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने की वजह से अब देखिए रिलेटिव साइज इंक्रीज हो रहा है। Na तो सेम है, अगर इसको एनायन और जो बेसिकली आप ये माने कि Na पॉजिटिव और ये मिला हुआ है, ये R पॉजिटिव हो गया एंड ये R नेगेटिव होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो लेट जस्ट से कि R पॉजिटिव एंड R नेगेटिव इज योर कैपिटल R, ठीक है। तो अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो जो R है ये टोटल, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जा रही है। डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो भी देखिए R डिस्टेंस अगर बढ़ रही है इन दो एनायन और कैटायन के बीच में, तो इनका जो अट्रैक्शन दोनों के बीच में वो भी डिक्रीज हो रहा है। समझ में, जैसे जैसे देखिए R जितनी इंक्रीज हो रही है, R क्या है, R+ और R नेगेटिव के बीच की डिस्टेंस, R जितनी इंक्रीज हो रही है उतनी ही आपकी जो लैटिस एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। क्यों? बिकॉज जो अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच का वो भी डिक्रीज हो रहा है। लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप यानी डिक्रीज होती जा रही है, एंड दैट इज वाई आपको मैं कह सकता हूं कि NaF इज ग्रेटर देन NaCl is greater than NaBr is greater than NaI। आई होप गाइज आपको जो ये पूरा कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। सो ऑप्शन नंबर 4
will be your correct answer. Bond dissociation energy EH bond in H2E hydrides of group 16 element follows the order. देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, नाउ फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन H2O ये सब के दिए, तो अगर मैं H2O की बात करूं, देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है टू इसकी EH की, कि जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी टू ब्रेक दिस बॉन्ड, समझ में, जितनी रिक्वायर्ड होगी टू ब्रेक दिस बॉन्ड, आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। नाउ इन ग्रुप 16 ऑल्सो क्या होता है कि डाउन द ग्रुप जैसे आप जाते हो तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, और वो इसलिए होती है कि जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे कि जो साइज है आपका एलिमेंट्स का, एटम्स का, इनका साइज इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। जैसे साइज इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, तो जो ये हाइड्रोजन और जो आपका एलिमेंट है ग्रुप 16 का, इसके जो बॉन्ड है बेसिकली वो बॉन्ड लेंथ इनके साइज के होने की वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती रहेगी, और ये डाउन द ग्रुप ये जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड स्ट्रेंथ वो डिक्रीज होती रहेगी। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, तो इनकी जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू ब्रेक दिस बॉन्ड विल आल्सो डिक्रीज। ठीक है, तो सिंपल है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम ट्रिलियम में इनका जो ऑर्डर क्या बन जाएगा, H2O की सबसे ज्यादा, देन H2S, देन H2SE, देन H2TE। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था बहुत, ABCD हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ फर्स्ट 4 ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। ना ये इन्होंने बोला है कि जो ये ऑप्शंस में बेसिकली आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पीज दी हुई हैं, ये जो ग्रुप 15 के फर्स्ट 4 एलिमेंट्स हैं, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, इन सब की इनमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट है जिसका इनमें से आयोनाइजेशन एंथैल्पीज दी हुई है ना, तो चारों की, इनमें से चारों की किसी की होगी। चूज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द एलिमेंट दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एपेटाइट फैमिली। नाउ यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये एपेटाइट फैमिली का क्या मतलब है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप कैसे डिसाइड करोगे। देखिए एपेटाइट फैमिली बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ फोस्फेट मिनरल्स। ओके, जो आपके फोस्फेट मिनरल्स होते हैं उनके ग्रुप को आप एपेटाइट बोलते हो, जिसमें जो की एलिमेंट है आपका फोस्फोरस होता है। तो जैसे कैल्शियम 5, PO4 थ्राइस, और उसके बाद कोई यहाँ पे एलिमेंट ऐसा आ जाता है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोक्साइड, डिपेंडिंग अपॉन दिस, मतलब चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो फोस्फेट हो गया ना PO4 3 नेगेटिव, तो जो ये फोस्फेट ग्रुप है ना, इसके मिनरल्स होते हैं जिसमें फोस्फोरस की एलिमेंट होता है। ये समझ में आ गया। तो अब क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ फर्स्ट 4 ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द एलिमेंट दैट इज द मेन कंपाउंड। नाउ अब इनडायरेक्टली इन्होंने क्या पूछा कि आपको जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी फोस्फोरस की, इनमें से वो बतानी है। अब देखो आप नहीं याद कर सकते कि इनकी किस में क्या होगी, है ना, आपको एक आइडिया लगाना होता है। कैसे, देखिए वी नो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो जो आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज करती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो जो एनर्जी है रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, वो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिसे बोलते हो आप, वो डिक्रीज होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि अब जो न्यूक्लियस का पुल है ना वो डिक्रीज होने लग जाता है, थोड़ा दूर होते जाता है, तो कम एनर्जी देके आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। एंड दैट इज व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि जो इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन आपका हो गया एंटीमनी। करेक्ट। सो अब इन सब में, इन सब का अगर ऑप्शंस का ऑर्डर बनाओ तो पहला क्या है 1402 किलो जूल पर मोल, उसके बाद आपका दिख रहा है 1012 किलो जूल पर मोल, फिर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 4 947 किलो जूल पर मोल, एंड लास्ट है 834। अब इसमें क्योंकि सबको कहा था इन्होंने कि इन्हीं के ही हैं, तो क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन का, ये फॉस्फोरस का, ये आर्सेनिक का, ये एंटीमनी का। तो इसका मतलब जो आपका 1012 यानी ऑप्शन नंबर 1 है इज योर करेक्ट आंसर। When the first electron gain enthalpy of oxygen is -141, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, इनमें से ऑप्शन पूछे गए।
अब देखिए गाइस, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चंस में बताया था कि जो हमेशा चार्ज होगा राडिएशन एनर्जी का या जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वो पहले का जो वो है ना साइन, वो हमेशा पॉजिटिव ही हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, राइट। सो पहली अगर नेगेटिव है तो दूसरी वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ये मान के चले। सो इसमें क्या कहेगा कि ए मोर नेगेटिव वैल्यू नहीं पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगी, यस ये सही है, ऑलमोस्ट द सेम नहीं। सो ये आप गाइज एक याद कर लें, क्योंकि क्या होता है ना गाइज, इतने गहराई में घुस के करेंगे, इतने गहराई में घुसने वाले क्वेश्चन है नहीं, राइट गाइज। सो सिंपल याद कर ले, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड हमेशा पॉजिटिव ही होगी, आंख बंद करके मुझे याद कर लेना ये।